हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अगर आप लोग यूपीपीसीएस प्री 2023 के प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप घटना चक्र जो है कि पुरानी घटना चक्र जो 2022 की है उसको बिना पढ़े मत जाइएगा। इसीलिए हमने आपके यूपीपीसीएस प्री 2023 के टारगेट को इजी करने के लिए घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज चलाई है, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस चारों ही सीरीज को एक साथ चलाया जा रहा है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप लगातार जो है कि हमारे चैनल को चेकआउट करिए। सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हम। आज जो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन की ये सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों का और हम लोग आज दूसरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज पढ़ेंगे हम संविधान सभा का निर्माण और संविधान के निर्माण प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कि कैसे संविधान सभा का एक गठन हुआ और उसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। तो पहले हम इसके कुछ संबंधित नोट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जैसे भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम सबसे पहले जो मांग की गई थी 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो किसने की थी? स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक में जैसे चित्तरंजन दास जी थे और मोतीलाल नेहरू थे और साथ ही साथ विट्ठल भाई पटेल जो सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने भी दिया था। किसने दिया था? एम एन रॉय ने भी उसी समय दे दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ जो है कि अगर आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार जो कि स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। इन 1934 का जो ईयर था वो संविधान सभा के लिए सबसे कहते हैं स्वर्णिम काल था, कि जहां से लगातार मांग उठाई जा रही थी। और इसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 के क्रिप्स मिशन में आता है। कि मतलब क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव होता है उसमें सबसे पहले प्रस्ताव आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले किस में की गई और संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किस में आता है? प्रस्ताव आता है दोस्तों 1942 के क्रिप्स मिशन में, लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। तो गठन किया जाने की बात की गई थी कैबिनेट सभा में और क्रिप्स मिशन में जो है कि प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। क्या थी? निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। तो जनसंख्या के आधार पर क्या था? जो आज भी है हमारे 10 लाख जनसंख्या पर एक जो है कि प्रतिनिधि रहेगा, यानी कि एक सांसद या एक सदस्य रहेगा जो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके तहत क्या देखना था हमें दोस्तों? तो आइए और हम आगे पढ़ते हैं इसके डिटेल से, और यहाँ से आपके वो छोटे छोटे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन का व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें 296 तो ब्रिटिश भारत को मिली थी, वहीं 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित कर दी गई थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव होना था और 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 जो है चयन जो था मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। प्रत्येक में से एक एक किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देसी रियासत के जो रजवाड़े हुए थे, राजा होते थे, वो चुनाव करते। और आगे लिखा है संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी उसमें से कांग्रेस को मिल गए थे 208 वोट, मुस्लिम को मिले थे 73 सीटें और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी 15 सीटें। तो ये 296 सीटों पे जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिले और छोटे समूह सदस्यों को, स्वतंत्र लोगों को मिले थे 15 सीटें। देसी रियासत ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था। जो इनको सीटें दी गई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन 28 अप्रैल 1947 को जब प्रारंभ संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होने लगे, धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। संविधान सभा का मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा जो थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कोई जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने गए थे। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग करके निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था।
यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं था। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो था वो टैक्स, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। इसीलिए उस समय जो है कि बहुत सीमित लोगों तक ही मतदान का अधिकार था। इसलिए क्या किया गया, जो प्रांतों में पहले से ही नॉमिनेटेड लोग थे उन्हीं के चयन के द्वारा भर दिया गया इस सीट को। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं भी थीं, इन्होंने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे, इनको भी लेके बहुत डिस्प्यूट होता है और इस पे भी हम क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल से समझेंगे कि क्या आंसर सही होना चाहिए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, यानी परमानेंट जो मेंबर थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे, उसके रूप में निर्वाचित कर लिया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया गया। यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर लिया गया। माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 के नाम से जानी जाती है, इसके तहत विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घट के अब 299 रह गई थी। यानी जो पहले 389 सदस्य संख्या थी, जब उसमें से पाकिस्तान अलग हो गया, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन बना था 1946 में, तो उस समय सीटों का निर्धारण कर लिया गया था। इसमें 389 टोटल सीटें थी पूरे भारत की। तो उस समय हमारा अखंड भारत था, जिसमें आज का वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही शामिल थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया 1947 में कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन के द्वारा, तो जो पाकिस्तान की सीटें थी, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इनकी जो सीटें थी वो चली गई पाकिस्तान के हिस्से में। इसलिए सीटें घट के कितनी होगी दोस्तों, 299। अब भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। इसमें भारतीय संविधान का निर्माण और उसके अंगीकृत होने का जो संविधान सभा को कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ऐसा माना जाता है कि रामायण को लिखने में भी जो है कि महर्षि वेदव्यास को 2 वर्ष 11 माह और 24 दिन का समय लगा था। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कुल 11 अधिवेशन यानी कि कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम लोग हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, नहीं संविधान दिवस। 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, यानी कि एक बार फिर बैठक की उसने, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, आत्मार्पित कर लिया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949। इसीलिए जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आखिरी लाइन में लिखा होता है मीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। तो ये क्रम भी इसी तरीके से होता है, जो शब्दों का क्रम होता है वो इसी तरीके से होता है। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। इनके नाम कौन से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ये पूछ लिया जाता है। पहला विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित नेहरू जी की बहन थी। राजकुमार अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलियाधुन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन और अम्मू स्वामीनाथन। ये सुचेता कृपलानी जो है कि यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनती हैं। साथ ही साथ जो है कि इन्हीं के जो पति थे
बताइएगा। जो कृपलानी साहब थे वो कौन थे? आपके जो मेरठ में अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस की आज़ादी के समय। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यानी कि इन्होंने एक कटाक्ष किया था कि जो संविधान सभा में वो सारे के सारे कांग्रेसी सदस्य हो गए हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये पिछली बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, आगे मिलेगा। इसमें मुस्लिम सदस्य के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए थे, शुरू में तो शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था कि अगर वो चाहते तो शामिल हो जाए। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट जो वित्त विभाग होता है, पैसे का मामला, वो मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए लियाकत अली को दे दिया गया था। तो देखते हैं आगे, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। लगातार आपको प्रश्न करने हैं और आंसर को भी देना है ताकि आप यहां से क्लियर कर सकें चीज़ों को। प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले स्वराज पार्टी 1934 ने दिया था, फिर उसी के बाद 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भी उसकी प्रस्तुति की गई थी और उसी समय एम एन रॉय ने 1934 में भी दिया था और हमने ये पहले ही पढ़ लिया है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, एम एन रॉय। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप नोट्स पढ़ लेंगे ऊपर जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? संविधान सभा द्वारा तो क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन ने 1942 में आके जो एक प्रस्ताव रखा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि एक संविधान सभा के द्वारा हम संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन गठन की बात रहेगी तो कैबिनेट मिशन आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक जो है कि सीट मिलेगी। इस तरीके से इसका नॉमिनेशन था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे क्योंकि क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर ये तीनों ही इसके सदस्य थे। देखिए, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी कि हमने डिटेल में नोट्स में नहीं पढ़ा तो वहां का हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लेकिन जिसके हमने नोट्स में डिटेल्स पढ़ रखी है, एक्सप्लेनेशन पढ़ रखा है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे अध्यक्ष के रूप में स्टैफोर्ड क्रिप्स थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में, और पैथिक लॉरेंस इसके भारत सचिव थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, गलत। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, गलत, क्योंकि क्रिप्स योजना में तो केवल बस प्रस्ताव आया था, ये आई थी गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है इसको, और सी ऑप्शन है कैबिनेट योजना 1946 के अंतर्गत, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति कौन थे? उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू को ही उपसभापति या यूं कहें कि प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू को इसमें उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य ही नहीं था? राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एस राधाकृष्णन थे, जगजीवन राम थे। तो आप देखेंगे कि राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, लेकिन एस राधाकृष्णन को जो है कि पहली जो अगस्त में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसमें शामिल नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी कि 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें राजगोपालाचारी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ऐसा वेवेल योजना में कहा गया था क्या? जो चार्ल्स वेवेल 1945 में योजना लेकर आते हैं। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो क्या ये वाकई जो है कि भारत के बंटवारे को रोकना चाह रहे थे? तो देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
पहला कथन तो सही है कि भाई मुस्लिमों की और अर्थात हिंदुओं और मुस्लिमों की सीटें तो बराबर बराबर कर दी जाएं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा बच जाए। अगर ऐसा चाहते तो ये लोग शुरू से ही प्रयास करते, फिर भारत का विभाजन नहीं होता। तो दूसरा कथन तो गलत है, तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखें हम लोग। देखिए 9th का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या था, सीन क्या था उस समय। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पे आर्कीबाल्ड बेवेल वायसराय बनकर तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, कौन से गतिरोध को, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 में जो है कि वो लंदन गए और वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक कर दिया गया। बेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना और परिषद में वायसराय, कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था, लेकिन इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, यानी भारत का विभाजन टाला जा सके ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके ऐसा कुछ नहीं था। केवल संवैधानिक गतिरोध दूर करना था, इनको भारत को पूर्ण स्वशासन दिलाना था और राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, लेकिन कहीं पर भी जो है कि भारत का विभाजन रोकना नहीं था इनका उद्देश्य। कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? बिल्कुल नहीं। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? बिल्कुल नहीं। वह बहुदलीय निकाय थी? उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया? हाँ, इसमें हम कह सकते हैं झंडा समिति, संघ समिति, संविधान समिति, ये अलग अलग समिति थी, नियम समितियां जिसमें अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो समितियां तो थी अलग अलग, लेकिन पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे वह बहुदलीय निकाय, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? यह सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं, अप्रत्यक्ष था। बहुदलीय संरचना नहीं थी? गलत, संरचना थी बहुदलीय। या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी? यह सही है। तो ए और डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ए और डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो गया इसका। देखिए यहाँ पे ए और डी इसमें सही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन है? कौन सा पूछ रहा है आपसे? गलत पूछ। देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के बारे में गलत कथन पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बात तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही है। इनका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधार पर किया था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची पर आधारित था। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह बात सही है, लेकिन सी ऑप्शन इज गलत है। ये बात सही होगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? सी ऑप्शन इज करेक्ट है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में प्रांतों के संविधान सभा के जो सदस्य थे उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं, ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये बात सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? गलत। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा? गलत। प्रांतीय सभाओं द्वारा? सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो कि 9 दिसंबर को जो पहली बैठक में शामिल हुए थे इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में जो है कि शामिल हुए थे राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के तौर पे। देखिए यहाँ लिखा है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता तो भाई सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि उद्घाटन का मतलब पहला जो अधिवेशन था उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे देखिए सीधा प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति तो फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी, उपसभापति की बात की जा रही है, न कि सभापति की। प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो है कि सच्चिदानंद थे, लेकिन उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी द्वारा मनोनीत किया गया था। एस सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद के साथ इन्होंने कार्य किया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हो रही है तो वही इसकी स्थापना दिवस भी मान लिया जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्ष के रूप में आ जाएंगे आपके सच्चिदानंद और उपाध्यक्ष के रूप में आ जाएंगे फ्रैंक एंथोनी। अभी हमने पढ़ा जो है कि इसको। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भाई दिसंबर 1946 में किया गया था, 9 दिसंबर 1946 में हुआ थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है कि पहला अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब बैठी थी? कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। संविधान सभा या संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है कि पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। ध्यान दीजिएगा, ये एक संविधान देने का जो प्रस्ताव, अर्थात कि ये बात की जा रही है उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। पढ़ते हैं इसको थोड़ा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव आज वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत के जो है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा लाया गया था? देखिए अलग अलग तरीके से भाषा घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से समय निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक पद्धति और अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि गुप्त मतदान होता है उसमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत है। देखो यहाँ लिखा भी है कि भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी कि संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए तीनों कथन सही थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हमने बताया था 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन अगर 12 दिया तो हम लोग 12 को ही सही मान लेंगे। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो भाई 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950। अब बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत अच्छा पेश क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 2018। यही गड़बड़ हो सकती है। 24 जनवरी 1950 को ही तो अंतिम बैठक हुई थी, जब सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे इस डेट को, तो यही इसकी अंतिम बैठक मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान के निर्माण के संविधान सभा को कितना समय लगा? तो मैंने बताया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और लगभग रामायण को 2 वर्ष 11 माह 24 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है यहाँ पे समिति से। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमने बताया था पहले उपाध्यक्ष जो है कि बताइए, जो है कि एच सी मुखर्जी, ये
स्थायी पूछ लिया यहाँ पे। दूसरा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य आपको बताने हैं, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। अगर संघ लग गया तो संघ संविधान हो चाहे संघ शक्ति, तो उसके लिए तो जो है कि आपके नेहरू जी ही होंगे। तो आइए हम और देख लेते हैं इसके सही आंसर को। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। जैसे पहले उपाध्यक्ष होगा एस.सी. मुखर्जी, जो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कर रहे थे उस समय। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी जी थे। राजस्थान की रियासत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे वी.टी. कृष्णामाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जो 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किए गए थे। जबकि एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, जिनको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव जी थे। कौन थे? बी.एन. राव जी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा? बी.एन. राव जी के द्वारा। यही संवैधानिक सलाहकार थे यहाँ पे, और इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ थी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी थे। कौन थे? अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तीसरा वाचन तो 13 दिसंबर को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो तीसरा वाचन था 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को जो है कि संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी इस दिन जो है कि पूरा तैयार हो गया, और इसमें कुछ प्रावधान लागू भी कर दिए गए। जैसे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान प्रस्तावना में उल्लिखित है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। इसको अपने पूर्ण होने तक, पारित होने तक तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। लेकिन इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू कर दिए गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, जब पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने किया वहाँ पे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। यही रिपीटेड प्रश्न आ रहा है बीपीएससी 1990 में। आइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बस अब खत्म ही होने वाला है ये चैप्टर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सही है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गलत। यह एक शुभ दिन था। गलत। ऐसा कुछ नहीं था। ए ऑप्शन इज करेक्ट था। नेहरू जी की अध्यक्षता में जब लाहौर अधिवेशन गठित किया गया था 1929 में, तभी कह दिया गया था 1930 की 26 जनवरी को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसीलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए डिटेल से पढ़ते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय, यानी कि एक अद्भुत बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी इसकी इंपॉर्टेंस यही थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 के रूप में मनाया था। 26 नवंबर को इसको मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा ही अधिनियमित भी किया गया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित भी किया गया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से या बम्बई प्रेसिडेंसी से? तो सही जवाब तो इसका दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी होगा, लेकिन ऑप्शन देखते हैं और क्या दे रहा है ये, मध्य भारत और पंजाब से। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। 1946 में जब संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में जब यह क्षेत्र बांग्लादेश के रूप में यानी पाकिस्तान में चला गया तो उन्हें दोबारा जो है कि भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। अगले प्रश्न को देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो 1891 में जो है कि जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। स्टेटमेंट है कुछ, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों सही हैं, दोनों ही सही है ये स्टेटमेंट। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस ने केवल दूसरे में लिया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से यह भाग गांधी जी ने लिया था इसमें पार्टिसिपेशन। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 51 है, बस 2 क्वेश्चन और हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। गृहीत मतलब उधार का थैला एक तरीके से। तो बी ऑप्शन ही सही है, लेकिन इसकी सही स्पष्टीकरण ये नहीं कर रहा है। लिखा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए, इसलिए इसको हम एक गृहीत संविधान भी कह सकते हैं। जैसे हमने यूएसए से, लंदन मतलब ब्रिटेन से, आयरलैंड से, रूस से कर्तव्य और इस डीपीएसपी, ये सारे जो प्रोविजंस लिए गए इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने या भीमराव अंबेडकर ने? तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सी ऑप्शन इस करेक्ट बता रहा है। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात इन्होंने रखी थी यहाँ पर। अगला प्रश्न 53, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि इसको भंग कर देना चाहिए, लेकिन वो भंग नहीं हुई और आज वर्तमान में वही कांग्रेस संस्था जो है कि चली आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं हम। किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों, भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने यह स्टेटमेंट कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था जब इसमें जो है कि पूरे के पूरे सदस्यों का नॉमिनेशन हुआ था, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं जो है कि सदस्य थी। टोटल कितनी महिलाएं थी? टोटल जो है कि 15 महिलाएं सदस्य थीं। तो ये तो था दोस्तों आपका जो है कि एक चैप्टर, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख समितियाँ थीं जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।